अच्छा, फ्रैक्चर्स ऑफ लोअर लिम्ब, इसमें अपने पास सबसे पहले फ्रैक्चर ऑफ प्रोक्सिमल फीमर आ जाएगा, जिसमें हमारे पास आप देखो ये हमारी प्रोक्सिमल फीमर है और इसमें सबसे पहले हम नेक के फ्रैक्चर को डिस्कस करेंगे। जो नेक के फ्रैक्चर है ना, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है इंटर कैप्सुलर, दूसरा है एक्स्ट्रा कैप्सुलर। अब आपको पता है कि यहाँ कैप्सूल होता है इस जॉइंट का। तो अब इंटर कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर में डिवाइड करने का फायदा क्या है एक्चुअली? असल में ना इसके प्रोग्नोसिस या आउटकम के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया। आप देखें, जो नेक ऑफ फीमर की सप्लाई है ना, वो दो आर्टरीज से होती है। वैसे तो ज़्यादा क्लियर करें तो तीन आर्टरीज हैं, मेजरली दो आर्टरीज होती हैं। एक है मीडियल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और दूसरी है लैटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जिस तरह नेक ऑफ ह्यूमरस की सप्लाई जो है वो भी दो आर्टरीज करवाती हैं, एंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लेकिन जो अपने पास फीमर है, इसमें मीडियल और लैटरल हो जाता है नाम, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, इनमें से भी अगर मुझसे पूछो कि मेजर कौन सप्लाई करता है, तो यार वो मीडियल करती है, मीडियल फेमरल सर्कमफ्लेक्स सप्लाई करती है। अब ये कैसे सप्लाई करती हैं? ये दोनों पड़ी होती है कैप्सूल से बाहर, लेकिन इनके अंदर से कुछ ब्रांचेस जाती हैं जिन्हें कहते हैं रेटिकुलर आर्टरीज। क्या कहते हैं? रेटिकुलर आर्टरीज, जो कि जाके नेक ऑफ फीमर को सप्लाई करती है और ये इंटरकैप्सुलर होती है। अब एक और आर्टरी में आपको तीसरी आर्टरी है, वो है यहाँ जो लिगामेंट होता है ना, उसके साथ आ रही होती है, उसे कहते हैं आर्टरी ऑफ लिगामेंटम टीरीज। ठीक है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होती, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम फ्रैक्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया लेट्स सपोज एक बच्चा है, उसके हुआ है इंटर कैप्सुलर फ्रैक्चर। इंटर कैप्सुलर फ्रैक्चर होने से क्या होगा कि जो रेटिकुलर आर्टरीज हैं वो रप्चर हो जाएंगी, और जो वहां सप्लाई थी इसकी हेड की या नेक की, वो खत्म हो जाएगी। एज अ रिजल्ट एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी फीमर के हेड की। इजी। और दूसरे सिनेरियो में अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर नेक्रोसिस हुई है, तो फ्रैक्चर हुए। अब जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर में होगा ना, तो उसमें रेटिकुलर आर्टरीज डैमेज नहीं होगी। अब आप कह सकते हैं कि मीडियल या फिर लैटरल फेमोरल आर्टरी को तो डैमेज हो सकता है, हाँ हो सकता है, माइनर डैमेज हो सकता है, लेकिन इतना मसला नहीं है। ठीक है, मेजरली नेक की सप्लाई बच जाएगी और ये अच्छा हील कर जाएगा फ्रैक्चर। ठीक है ना? तो इस बेसिस पे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था। अभी जो बातें मैंने आपको सारी बताई हैं वो इधर लिखी हुई हैं, इसको आपने देख लेना है। अब काजेज ऑफ फ्रैक्चर क्या होते हैं यार? यंग बच्चों में ना फीमर बड़ी स्ट्रॉन्ग बोन है, आपको आइडिया है ही। तो फीमर के फ्रैक्चर इतना नहीं है कॉमन। अलबत्ता जो ओल्ड एज है ना, उनमें जाके जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स होती हैं, उसमें लाइक बुरी माइंड होती हैं, उनमें फ्रैक्चर होने का लो एनर्जी पार पे भी फ्रैक्चर हो सकता है। जिस तरह कि अक्सर आता है कि वॉशरूम में स्लिप हो गए या फिर कहीं इस तरह गिर गए तो फ्रैक्चर पेल्विस का फ्रैक्चर हो गया या फिर इस तरह ना, तो उनमें हो सकता है। यंग चिल्ड्रन, यंग जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बड़ा रेयर है, और बहुत कोई सीवियर किस्म की इंजरी हो तब जाके हो सकता है। बाकी बताते हैं कि मेटास्टेटिक बोन डिजीज की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकते हैं यहाँ के। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे जो फ्रैक्चर के होते हैं, लेकिन हमारे काम के ये दो हैं। एक है कि जो टांग जिसका फ्रैक्चर होगा ना, जिस टांग का, वो छोटी महसूस होगी, और दूसरा एक्सटर्नली रोटेटेड लगेगी। सही है, वो टांग छोटी लगेगी। इससे आपने आइडिया लगाना है कि कोई फ्रैक्चर हुआ है इधर जाके, जॉइंट का फ्रैक्चर हुआ है इसके। ठीक है, पेल्विक जॉइंट पे जाके। अब अपने पास आ गई ट्रीटमेंट। देखो भाई, पहले तो आ गया इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर। इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर में अपने देखना है कि अनडिस्प्लेस्ड है कि डिस्प्लेस्ड है। अब अगर तो अनडिस्प्लेस्ड है तो आपने मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इसको छोड़ दो, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर अनडिस्प्लेस्ड है तो इंटरनल फिक्सेशन विद डायनामिक हिप सिक्रू, मतलब इन शॉर्ट, सिर्फ रिडक्शन नहीं उसने लिखा, ओपन रिडक्शन नहीं लिखा, करना आपने यही है, इंटरनल फिक्सेशन विद डायनामिक हिप सिक्रू। और अगले केस में अगर डिस्प्लेस्ड है तो उसमें उसमें भी उसने ना दो आगे कैटेगरीज कर दी हैं कि अगर तो एल्डरली पेशेंट है और ऑस्टियोपोरोटिक है, जो बोन है वो खत्म हुई हुई है और है भी इंटरकैप्सुलर फ्रैक्चर, तो आपको क्या लगता है ये हील कर जाएगी अगर हम लोग इसको फिक्सेशन कर दें? नहीं करेगी। तो ऐसे में क्या बेहतर तरीका है कि रिप्लेसमेंट कर दो, आर्टिफिशियल हेड लगा दो। लेकिन अगर यंग पेशेंट है और उसमें चांस है इसकी रिकवरी का, तो और डिस्प्लेस्ड है, तो आप पहले रिडक्शन करो, इंटरनल फिक्सेशन कर दो। करना आपने डायनेमिक हिप सिक्रू ही है, तो इस सारी खप के बजाय आप मेजर बात याद रख लो कि डायनेमिक हिप सिक्रू आपने उसके साथ इंटरनल फिक्सेशन करनी है। डिस्प्लेस्ड है तो रिडक्शन कर दो, नहीं डिस्प्लेस्ड तो ना करो इसमें कोई। अच्छा, एक्सटर्नल कैप्सुलर फ्रैक्चर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स में तो उसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस का चांस है ही नहीं। तो उसमें आपने क्या करना है, वही
स्लाइडिंग हिप सिक्योरिटी एंड प्लेट, ये डायनामिक हिप सिक्योरिटी को ही कहते हैं, स्लाइडिंग हिप सिक्योरिटी ना। तो मतलब इसमें भी डायनामिक हिप सिक्योरिटी करना है। अब ये है क्या? इमेज आप देख के आए होंगे। इसमें आपको मैंने बताया था, ये देखिए ये प्लेट है और कुछ पेच होते हैं जो हम कस देते हैं बोन के साथ, शैफ्ट के साथ, और एक जो हमारा मेजर होता है उसको हम लोग इस तरह नेक के अंदर कस देते हैं। अब इसमें डायनामिक क्यों है? ये असल में होता ये है कि जब पेशेंट चलता है ना और कंप्रेशन पड़ता है तो ये बोन्स आपस में मजीद करीब आती हैं और ये जो पेच है ना थोड़ा सा मतलब स्लाइड करते हैं और वहां जाके अटक जाते हैं, मतलब स्लाइड करके वहां जाकर फिक्स हो जाते हैं। इससे ये होता है कि हम लोग ना नॉर्मली जब खुद कस रहे होते हैं, खुद ये पेच लगा रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाते। बहुत ज़्यादा टाइट लगाए ना तो हम लोग कुछ और एरियाज़ को भी फ्रैक्चर ज़्यादा प्रेशर की वजह से कर सकते हैं और ये बड़ी इर्रेगुलर तरीके से टूटती है तो आप अच्छे से फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए हम लगाते हैं डायनामिक हिप सिक्योर। उसमें बस यही होगा कि जब बंदा चलेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, कंप्रेशन होगी ना और ये जॉइंट कट मज़ीद करीब आएगा, तो ये हिप, ये जो जॉइंट, ये जो सिक्योर है, ये उस जगह पे लॉक हो जाएगा। सही है? मतलब जितनी कंप्रेशन होगी उस जगह पे उतना, जितना इसको अलाउ करेंगे उतना ये मज़ीद टाइट होता जाएगा। तो इस वजह से हमें फ़ायदा ये होगा कि बाद में हम लोग इसे, मतलब इसे कहते हैं स्लाइडिंग हिप सिक्योर, इसे कहते हैं डायनामिक हिप सिक्योर। रीज़न आपको बता दी कि हम लोग क्यों इसे यूज़ करते हैं, ठीक है? और इससे जब अच्छे से बोन आपस में कंप्रेस हुई होगी, अच्छे से लगी होगी, तो उसकी प्राइमरी हीलिंग हीलिंग ज़्यादा अच्छी होगी। आई समझ? इसी से रिलेटेड ना एक और टर्म, बल्कि पहले थी, मैं आपको वो दिखा ही देता हूँ। अ, ये हम अपर लिम्ब में चले गए हैं और इसमें ना यहाँ डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर्स में एक टर्म हमने पढ़ी थी, ये डायनामिक कंप्रेक्शन प्लेट। ये है थोड़ी-सी वैसे अलग चीज़। डायनामिक कंप्रेशन प्लेट में ये होता है कि इसमें ना ज़रा मुख्तलिफ एंगल्स पे अ, सुराख बने होते हैं, लाइक ऑब्लिकली बने होते हैं। एक इस एंगल पे, एक इस एंगल पे, इस तरह। जब पेच कसते हो ना तो पेच भी इसी इसी तरह एंगल्स पे जाएँगे। लेकिन सर इसका फ़ायदा ये होता है जब आप कस रहे होते हैं ना, तो ये थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होती है कि आपको अलाउ करती है कि आप उसको ना कंप्रेस कर सको, टाइट कर सको। सही है? लेकिन जब एक दफ़ा ये फिक्स हो जाती है ना, तो उसके बाद इसमें वो जो उसमें डायनामिक हिप सिक्योर में फीचर है ना, वो इसमें नहीं होता है, लेकिन इसका नाम डायनामिक कंप्रेशन इसलिए है कि आप लाइक कंप्रेशन ज़्यादा करके इनको करीब कर सकते हो, जो फ्रैक्चर साइड्स को आपस में मज़ीद टाइटली फिक्स कर सकते हो। ये प्लेट फ्लेक्सिबल है, फिक्स नहीं होती, रिजिड नहीं होती, तो इसे इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये भी टर्म है, चलो सेम सेम है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सुप्रा ट्रोकैंटेरिक, सब ट्रोकैंटिक फ्रैक्चर्स हुए, सब ट्रोकैंटिक। ये बताओ, ये ग्रेटर ट्रोकैंटर है, लेसर ट्रोकैंटर है, इससे ना 2 इंच, 2 इंच इनसे नीचे, लेसर ट्रोकैंटर से ना 2 इंच नीचे वाला जो एरिया होता है ना, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो तो इसे हम कहते हैं सब ट्रोकैंटेरिक फ्रैक्चर। सही है? और इसमें भी आपने मैनेजमेंट वही करनी है, या तो आप डायनामिक हिप सिक्योर लगाएंगे या फिर आप इंट्रामेडुलरी नेलिंग भी कर सकते हैं, मतलब रोड भी डाल सकते हैं जिस तरह के यहाँ डला हुआ है। सही है? आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा फेमरल शाफ्ट फ्रैक्चर। अब जो फेमरल शाफ्ट के फ्रैक्चर्स है ना, आपने बस ये बात याद रखनी है कि 1 से 1.5 लीटर तक खून ज़ाया होता है जब शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है, फीमर का। सही है? तो ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि पेशेंट आया है, भला स्टेबल है, भला आपको लग रहा है, आपको पता है फीमर का फ्रैक्चर है, आप उसे रिससिटेट करें, उसको मतलब रिंगर वगैरह लगा दें। इसी तरह पेल्विस के फ्रैक्चर में आपको पता है 2 से 2.5 लीटर तक होता है। तो उसमें भी आपने मतलब आपने रिससिटेशन लाज़मी ज़हन में रखनी है। अपने पास आ गई कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे करोगे? ट्रीटमेंट यही है कि यूजुअली इंट्रामेडुलरी इंटरलॉक नीलिंग करते हैं, जिस अभी मैंने तस्वीर में दिखाई, और ट्रैक्शन के साथ जो ये अडल्ट्स की बात हो रही है। अडल्ट्स में हमें नीलिंग करनी होती है, रोड डालना पड़ता है। जबकि जो बच्चे हैं उनमें अभी आप सिर्फ ट्रैक्शन के साथ कर सकते हो सेट। और मैंने आपको ट्रैक्शन दिखाई थी, गैलोज ट्रैक्शन हम लोग इन्फेंट्स में यूज़ करते हैं और बैलेंस ट्रैक्शन हम लोग चिल्ड्रन में करते हैं। आई बात समझ? अडल्ट्स की अलग है, अडल्ट्स में तो आपने नेल डालने ही डालने हैं। बच्चों में आप सिर्फ ट्रैक्शन यूज करके ठीक कर सकते हो। अच्छा, फिर अपने पास आ गया फ्रैक्चर्स अराउंड द नी। अच्छा, इसमें ये हमारे पास के जो नी के फ्रैक्चर्स होते हैं ना, ये आपको पता है नी बड़ा इंपॉर्टेंट जॉइंट है, और इसका बस आप एक बात मेजर अपने ये याद रखनी है कि आपने ना बड़े अच्छे से इसको फिक्सेशन करनी है। ठीक है? रिडक्शन भी अच्छी होनी चाहिए, फिक्सेशन भी अच्छी होनी चाहिए, ये बात आपने ख्याल करनी है।
क्योंकि नहीं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जॉइंट मसले बनेंगे। और अगर अब ये आपको हमने पता है, मैं नी फ्रैक्चर स्पोर्ट इंजरीज में पढ़ के आए थे, सॉरी आगे जाके पढ़ेंगे कि उसमें ना ये जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं मोस्टली फुटबॉल खेलते हैं, उन बच्चों में बड़ा कॉमन है नी का फ्रैक्चर होना। तो अब इतनी यंग में एज में अगर नी का फ्रैक्चर हो जाए और अच्छे से मैनेज ना हो, फिर बड़े मसले बन जाते हैं। अब ये फ्रैक्चर हो कौन कौन से सकते हैं? लेट्स सपोज ये फीमर आ रही है और ये नीचे टीबी आ रही है हमारे पास, और ये हम कह लेते हैं कि ये राइट साइड है पेशेंट की, सही है, और हम उसके फ्रंट से देख रहे हैं, जैसा मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेशेंट देखते हैं। तो यहाँ लेटरल साइड में मेडुला पड़ी होगी उसकी, ये उसकी दूसरी टांग है। अच्छा, अब फ्रैक्चर हो कहाँ कहाँ सकता है? एक तो है कि ये अपने पास सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो जाए फीमर का। दूसरा है कि वाई शेप या टी शेप्ड फ्रैक्चर, सॉरी वाई शेप, सॉरी वाई शेप या टी शेप फ्रैक्चर हो जाए इसका अपने पास फीमर का। इसी तरह टीबिया का भी फ्रैक्चर हो सकता है। अगर आर्टिकुलर फ्रैक्चर, जो टीबिया का आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है ना, इसको कहते हैं टीबियल फ्लैटियस फ्रैक्चर, PLATEAS फ्लैटियस फ्रैक्चर, जो टीबिया का इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है। ठीक है, लास्टली अपने पास है कि प्रोक्सिमल टीबिया का फ्रैक्चर हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, लाइक ये ज्वाइंट था और इसके अंदर यही चार पॉसिबल थे, तो हमने डिस्कस कर लिए। अब इनको मैनेज कैसे करना है? यार इनको मैनेज करना सबके लिए अलग अलग है, वो आप याद तो नहीं रहेगा। मेजर बात अपनी याद रखनी ना कि आपने ओपन इंडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करनी है, और ताकि परफेक्ट, असल चीज़ है परफेक्ट रिडक्शन चाहिए आपको, बस इस तरह आपने याद रख लो। अलग अलग डिस्कस करना है तो मैं बता देता हूँ। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है, उसमें आप यही है कि कॉन्डाइलर प्लेट लगा दो, इंट्रामेडुलरी नेलिंग कर दो। जो इंफ्राआर्टिकुलर टी या वाई फ्रैक्चर है इसका अपने पास फीमर का, उसमें आप ओपन इंडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हो। टीबियल प्लेटो फ्रैक्चर है, उसमें भी आपने क्या करना है कि आपने इधर इसको यही कहते हैं कि अगर 2 मिलीमीटर से कम डिस्प्लेस्ड है तो रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो रिडक्शन करो और फिक्सेशन करो, मतलब है वही बात, ओपन इंडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, बस। प्रॉक्सिमल टिबियल फ्रैक्चर है तो ओपन इंडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, ईज़ी। अच्छा, मैं आपको एक इधर एमसीक्यू पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कि अपने पास अगर लैटरल प्लेटो फ्रैक्चर्स हो ना, तो उसमें एंटीरियर टिबियल आर्टरी डैमेज हो सकती है। तो आपको पता होगा कि ये टीबी है और इसके ना लैटरल साइड पे ये अपने पास फिबुला जा रही होती है। ऐसे ही ये मीडियल साइड पे होती है और लैटरल साइड पे फिबुला होती है। इनके दरमियान जो ये इंटरओशियस मेम्ब्रेन होती है ना, इधर से निकल रही होती है हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पीछे से होके आगे को आ रही होती है। सेम इमेज ये देखिए, यहाँ से निकल रही होती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, सही है। तो अगर मैं कहूँ कि लैटरल जो लैटरल फ्रैक्चर हो, टिबियल लैटरल प्लेटो फ्रैक्चर्स हों, जो लैटरल साइड के फ्रैक्चर्स हों, अगर इस साइड पे हो तो इसके डैमेज होने का खतरा है। मीडियल साइड पे होंगे तो दूर हो जाएगी ना, तो लैटरल पे होंगे तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी के डैमेज होने का खतरा है। बस इतनी सी बात थी, ये एक एमसीक्यू पॉइंट था। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाते हैं शैफ्ट के फ्रैक्चर्स, टिबियल शैफ्ट के फ्रैक्चर्स। हाँ जी, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ भी डायनामिक कंप्रेशन प्लेट यूज की है। समझ आ गई ना डायनामिक कंप्रेशन प्लेट क्या होती है? कि मतलब मैंने ये एक पहले पेच कस दिया, फिर मैंने ये पेच कस दिया, मैं इसको ना पेच कस दिया, ये टाइट होते जाएंगे। इनकी डायरेक्शंस कुछ इस तरह होते हैं, कुछ इस तरफ को ओब्लिकली बना हुआ, ओब्लिकली, तो इसको जब टाइट करते हैं ना तो जो टूटे हुए हिस्से हैं वो आपस में करीब आते जाते हैं। तो इसे कहते हैं डायनामिक कंप्रेशन प्लेट। अच्छा, बाकी वो कहता है कि जो मोस्ट इनको ना बम्पर इंजरीज कहते हैं, जो शैफ्ट ऑफ टीबिया, क्योंकि आप देखो ना बंदा खड़ा होता है और बम्पर, कोई कार हिट करे तो उसका बम्पर आके आपके यहाँ टीबिया पे लगता है। तो मोस्टली जो इसकी इंजरीज होती हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होती है। और इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या है? साइट मोस्ट कॉमन ये है नीचे वाली साइड, मतलब जो यहाँ करके ना मोस्ट कॉमन साइट ये है कि ऊपर वाला 2/3 और नीचे वाला 1/3, सही है। ये बम्पर आके मोस्टली यही साइड बनती है इधर की अपनी। तो यहाँ से आपने याद रख लेना है कि प्रोक्सिमल 2/3 एंड डिस्टल 1/3 ये कॉमनेस्ट साइट है। इसके फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लें तो सिंपल है, क्लोज फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर है। क्लोज फ्रैक्चर में क्या होगा? क्लोज फ्रैक्चर है, अनडिस्प्लेस्ड है, प्लास्टर करके भेज दो, ठीक हो जाएगा। ओपन फ्रैक्चर है, और और कहते हैं जो मोस्ट कॉमन टाइप साइट है ओपन फ्रैक्चर की टीबिया। क्यों? क्योंकि टीबिया आपको पता है इसके ऊपर सिर्फ स्किन नहीं है, हम लोग फील भी कर सकते हैं ना पल्पेट। तो टीबिया मोस्ट कॉमन इसलिए, जब हल्की सी स्किन बस टेयर होगी तो बोन एक्सपोज हो जाएगी, और इसमें आपको पता है स्किन का क्लोजर करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें ये है कि अच्छा, इसकी ना अपने पास
क्लासिफिकेशन है बड़ी सिंपल सी है, बड़ी सिंपल सी है। ग्रेड 1 क्या है? देखो स्किन अगर बिल्कुल थोड़ी सी 1 सेंटीमीटर से भी लेस स्किन बस हुई है ओपनिंग, और बस इतनी सी बात है, तो ये मतलब एक सिंपल से ट्रॉमा को ऐसी चोट हल्की फुल्की लगी, गिर गया या कुछ हो गया। ग्रेड 2 1 सेंटीमीटर से ज्यादा स्किन का टेरा है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू वगैरह को डैमेज नहीं हुआ, जो मसल्स वगैरह ना वहाँ साइड में पड़े उनको डैमेज नहीं हुआ, लेकिन स्किन का 1 सेंटीमीटर से ज्यादा टेरा है। अब ग्रेड 3 ये है कि जो सॉफ्ट टिश्यू है ना उनको बहुत ज्यादा डैमेज है, सॉफ्ट टिश्यू को बहुत ज्यादा डैमेज है। अब ग्रेड 3 को फिर मजीद आप इस पे ना डिवाइड करते हो ए बी और सी में। देखो सॉफ्ट टिश्यू तो ज्यादा डैमेज हुआ ही हुआ है, ये तुम्हें पता चल गया कि मसल ज्यादा टेयर हुए हैं, फिर जो भी मसला बने। अब आगे हमें देखना है बोन एक्सपोज हुई है कि नहीं। अगर ज्यादा डैमेज हुआ है लेकिन बोन एक्सपोज नहीं हुई, तो ये अपने पास ग्रेड 1। ग्रेड 2 है कि ज्यादा डैमेज हुआ है सॉफ्ट मसल का, लेकिन बोन जो है वो एक्सपोज हो गई है, तो इसमें अपने पास आ जाएगा 3B। और 3C ये है कि इतना डैमेज हुआ है साथ में वेस्कुलर इंजरी भी हुई है। सही है, तो ऐसे में आपको बताइए फौरन अगर वेस्कुलर इंजरी है तो आपको फौरन सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। तो बस इस तरह ना 3 इनको हमने मजीद डिवाइड किया हुआ है, आप देख लें इसे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वही ATLS पहले प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, डिब्राइड करेंगे, एनाल्जेसिया टेटनस सब कुछ कर देंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं ये आपको बेहतर पता है। बस अब अपने पास आ गया फ्रैक्चर पेल्विस। पेल्विस के फ्रैक्चर के हवाले से मैंने कुछ इमेजेस आपको पहले दिखाई थी, सही है। तो बाकी इधर बस यही लिखा हुआ है कि जो पेल्विस है कि वो बोनी रिंग है, उसको लिगामेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो फ्रैक्चर होते हैं वो अनडिस्प्लेस्ड होते हैं, क्योंकि लिगामेंट्स अच्छे खासे लिगामेंट्स होते हैं, आपको आइडिया है ही, तो इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं आती। लेकिन जिसका फ्रैक्चर होता है उसमें 1.5 से 2 लीटर तक खून ज़्यादा ज़ाया होता है और हाइपोवोलीमिया में जा सकता है पेशेंट। क्लासिफिकेशन डिस्कस करें तो A B C। ए में मैंने आपको बताया था कि स्टेबल फ्रैक्चर होगा, मतलब ना तो रोटेशनल अनस्टेबिलिटी होगी ना वर्टिकल। बी में क्या होगा, बी में रोटेशनल अनस्टेबिलिटी आएगी। लेट्स सपोज इस तरह होगा कि अगर आपके पेशेंट है उसके पहले इसका फ्रैक्चर हुआ है और आपने उसे चेक कर रहे हो, जब आप राइट थाई पे जब राइट पे थोड़ा कंप्रेशन डालते हो ना तो वो उस तरफ वो मूव करना शुरू कर देती है, जिस तरह किताब नहीं खुलती उस तरह। इसका मतलब ये रोटेशनल अनस्टेबिलिटी। यार इसको आसान अल्फाज में बात करूंगा तो इस तरह समझ लो कि बी में क्या है कि एज अ बुक है, और जिसमें जिसमें दरवाजे हैं ना आप खोलते हो वो खुल जाते हैं, रोटेशनली मूवमेंट है उसमें। तो पहले इसमें रोटेशनल मूवमेंट हो तो वो टाइप बी है। और लाइट सपोज एक दरवाजा टूटा हुआ है, तो उसमें वो लाइक इसका एक ही थोड़ा सा हिस्सा लगा हुआ है, वो रोटेशनल भी है, ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो लाइक वो सही है, सही है। जैसे मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें ATLS गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, और आपको पता है अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो, हाइपोटेंशन से कंट्रोल करना होता है, स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है। इसके लिए ना एक पेल्विक बाइंडर आते हैं, पेल्विक बाइंडर आपने गूगल कर लेना। जिस तरह कैसे लाइक मोटी बेल्ट समझ लो, ठीक है, चौड़ी सी बेल्ट होती है, पेल्विक बाइंडर उसे करते हैं, तो उसे ना पेल्विस के गिर्द पे ये कस के ऐसे टाइट कर देते हैं। उसके अलावा पेल्विक बाइंडर ना भी हो ना तो आप बेडशीट भी यूज कर सकते हो। आप बेडशीट को लंबे रुख में उसको टाइटली ना, मतलब पेल्विस को अपने टाइटली बांध देना होता है पेल्विस, सही है। तो उससे ये होता है कि वो एक्सपेंशन नहीं होती वहाँ ना, वहाँ ब्लीडिंग डेफिनेटली जब जिस जिस तरह ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को आप कैसे स्टॉप करते हो, कंप्रेशन से स्टॉप करते हो ना। अब पेल्विस में तुम कंप्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उसका ये तरीका है, पेल्विक बाइंडर अप्लाई करते हैं, उससे ना फिर ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, हेमाटोमा नहीं होता। और खास तौर पे इधर लिखा था कि अगर लेप्रोटमी करनी है ना तो लेप्रोटमी से पहले लाजमी पेल्विक बाइंडर बांध लेना है, क्योंकि बाद में फिर आपसे क्लोज नहीं होगी पेल्विस। खैर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या करनी है, अगर स्टेबल फ्रैक्चर है तो कंजर्वेटिवली करो, और अगर अनस्टेबल फ्रैक्चर है तो फिक्सेशन करो। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशंस आपने देख लेनी है। स्टेबल फ्रैक्चर में आपको तस्वीरें दिखा दी थी, तो उसमें एलिमेंट्री फ्रैक्चर्स आ गए अपने पास और एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स आ गए। यार इसको याद रखने का तरीका कुछ इस तरह है कि अपने पास एग्जैक्ट मैंने न्यूमोनिक वैसे बनाया नहीं है, लेकिन आप इसको देख लेना कि आपको जहन में आता ना ए बी, जो भी आपको जहन में आता है वो आप देख लेना। खैर वैसे इसमें ये देखो, पोस्टीरियर कॉलम एंटीरियर कॉलम का अगर दोनों आ रहे हैं तो इसे कहेंगे डबल कॉलम फ्रैक्चर्स, ठीक है। फिर अपने पास है कि पोस्टीरियर वाल के साथ अगर पोस्टीरियर कॉलम आ रही है तो पोस्टीरियर कॉलम एंड पोस्टीरियर वाल, और पोस्टीरियर वाल के साथ अगर ट्रांसफर्स आ रहा है तो ट्रांसफर्स फ्रैक्चर एंड पोस्टीरियर वाल। ये तीन ये हो गए, एक टी शेप्ड है, और ये एंटीरियर कॉलम और ट्रांसफर्स वाल है। तो टोटल ये 5 फ्रैक्चर्स हैं। इस आपको उसको याद रखना, थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। अच्छा,
ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसमें ये है कि एक है, अगर तो स्टेबल फ्रैक्चर है तो आपने वही ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इंटरनल फिक्सेशन करने की ज़रूरत कब पड़ सकती है, एक है इनकॉन्ग्रुएंट हिप फ्रैक्चर, मतलब इन शॉर्ट जब स्टेबल ना हो। अब उसमें 2 कंडीशंस है कि इनकॉन्ग्रुएंट हिप जॉइंट, इसमें ये है कि आपका जो एस्टेबुलम है ना, उसके अंदर आपका फेमरल हेड नहीं वो फिक्स हो रहा, ठीक है? तो ऐसे में आपको उसमें फिट नहीं आ रहा प्रॉपर्ली, तो उसमें आपको करनी पड़ेगी। दूसरा है अनस्टेबल हिप जॉइंट, समझ रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल है यार। इसको एक बेसिक सी बस बंदा आउटलाइन बना के रखे, किसी में भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो sciatic nerve, यहाँ sciatic nerve आती है, उसका डैमेज होता है। वैसे मोस्टली इसका ना जब हिप डिसलोकेशन होती है ना, तो उसमें ज़्यादा इसका डैमेज होता है, खास तौर पे पोस्टीरियर हो, आर्थराइटिस हो सकता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है, पीरियड और इंफीरियर ग्लूटेल नर्व या आर्टरी भी डैमेज हो सकती है। तो ये वो इसमें आ गया। बस।